हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीओ गाइड पार्ट 2 और इससे संबंधित 10 प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि पीए के एग्जाम में आपसे टोटल 10 प्रश्न इस गाइड से पूछे जाएंगे और हम लोग सेक्शन 1 को कवर कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2 का क्या नाम है? सेक्शन नंबर 2 का नाम है जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन द लेटर पोस्ट। यानी कि ऐसे नियम, सामान्यतः ऐसे नियम जो कि लेटर पोस्ट जो कैटेगरी है फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की, उस पर एप्लीकेबल होंगे, उनके बारे में हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित जो क्लॉजेज हैं वो है क्लॉज नंबर 6 से लेकर के 23 तक। इन सभी रूल्स के बारे में दिया हुआ है और प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं कि सेक्शन नंबर 2 का क्या नाम है पीओ गाइड पार्ट 2 के का। तो आप लोग याद रखोगे, इसका नाम है जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन द लेटर पोस्ट। और ये 6 से लेकर के 23 नंबर तक के जो क्लॉजेज हैं वो इसमें शामिल हैं। सबसे पहले जानते हैं लेटर पोस्ट की परिभाषा के बारे में कि लेटर पोस्ट की परिभाषा क्या है। तो विदेश पोस्ट में, यानी कि जो फॉरेन पोस्ट है, आपको जहाँ भी विदेश पोस्ट लिखा दिखे वहाँ उसका मतलब है फॉरेन पोस्ट से। फॉरेन पोस्ट में जो लेटर पोस्ट है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी पोस्ट कार्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी पोस्ट कार्ड्स हैं, जितने भी प्रिंटेड पेपर्स हैं, चाहे वो प्रिंटेड बुक्स हों, चाहे प्रिंटेड न्यूज़पेपर हों, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स वगैरह हों, चाहे वो स्मॉल्स पैकेट हों, यानी कि छोटे पैकेट्स को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स, और अंध साहित्य हों, यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट्स हों, यानी कि जो अंधे लोगों के लिए जो लिटरेचर पैकेट्स भेजे जाते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, वो हों, चाहे एरोग्राम हो, ये सभी लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में आते हैं। तो लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? सबसे पहले आते हैं लेटर्स, उसके बाद में आते हैं पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर्स। प्रिंटेड पेपर्स में कौन कौन आते हैं? प्रिंटेड बुक्स आती हैं, उसके बाद में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, स्मॉल पैकेट्स आती हैं, और ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट्स आते हैं, और एरोग्राम आते हैं। यानी कि ये सभी आते हैं लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट जानते हैं कि जो पोस्टेज चार्जेस हैं वो फॉरेन पोस्ट में किस तरीके से लिए जाते हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। तो विदेशी जो डाक हैं, फॉरेन पोस्ट की जो डाकें हैं, उन पर पोस्टेज चार्जेस लिए जाते हैं। सभी विदेशी डाकों पर, सभी फॉरेन पोस्ट पर एक कॉमन चार्जेस है, वो है सरफेस पोस्टेज चार्ज। ये तो सभी विदेशी डाक जो है, यानी कि जो फॉरेन पोस्ट है, उन सभी पर लिया जाता है। इसी के साथ साथ में, यानी कि जो सरफेस पोस्टेज चार्ज है, सरफेस पोस्टेज चार्ज है, इसके अलावा अन्य जो शुल्क हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने आर्टिकल्स को हवाई माध्यम से भेजते हैं तो उनसे हवाई चार्जेस, यानी कि एयर मेल के चार्जेस लिए जाते हैं। कुछ लोग रजिस्टर्ड करके भेजते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्ज उनसे लिया जाता है। कुछ लोग इंश्योर करके अपने आर्टिकल्स को भेजते हैं तो इंश्योरेंस का जो भी चार्ज है वो उनसे लिया जाता है। तो यानी कि सरफेस पोस्टेज चार्ज के अलावा जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो, हवाई सरचार्ज उनसे लिया जाएगा, और विशेष सेवा के रूप में पंजीकरण या बीमित चार्ज लिए जाते हैं। लेकिन एयरमेल के जो पोस्ट कार्ड हैं और जो एरोग्राम है, उन पर 2 चार्जेस लगते हैं। संयुक्त शुल्क जिसे बोलते हैं, कंबाइंड शुल्क जिसे बोलते हैं, कंबाइंड चार्जेस। तो एयरमेल के पोस्ट कार्ड और एरोग्राम पर कंबाइंड चार्जेस कौन कौन से हैं? एक तो उन पर पोस्टेज चार्ज लिया जाएगा, और ये जाते हैं एयर से, तो इन पर एयर सरचार्ज भी लिया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि एयरमेल पोस्ट कार्ड पर पोस्टेज चार्ज के अलावा एयर सरचार्ज भी लिया जाता है। लेटर पोस्ट के कोई सा भी जो आर्टिकल है, किसी भी वर्ग का जो भी आर्टिकल है, उन सभी पर जो सतही पोस्टेज दर है, यानी कि जो सरफेस पोस्टेज चार्ज है, सरफेस पोस्टेज चार्ज है, उन सभी पर कॉमन लिया जाता है। मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया से मान लेते हैं कि यहाँ से कोई लेटर जा रहा है और उसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाना है, तो इन सभी पर जो भी सरफेस पोस्टेज चार्ज है वो समान लगेगा। लेकिन कुछ देशों को इसमें छूट दी गई है, और वो देश कौन से हैं? भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, इन सभी पर जो चार्जेस हैं वो ये चार्जेस नहीं लगते हैं, यानी कि उन पर सरफेस पोस्टेज चार्ज नहीं लगते हैं। उन पर जो चार्जेस लगते हैं वो इनलैंड पोस्टेज वाले लगते हैं। यानी कि इंडिया में जो भी चार्जेस लगते हैं वो पड़ोसी देशों के लिए सुविधा दी गई है। इंडिया ने सुविधा दी है कि उनसे जो
सरफेस पोस्टेज चार्ज है वो ना लेकर के हम लोग उनसे इंडिया वाले चार्जेस ही लेते हैं, यानी कि इनलैंड पोस्टेज की जो रेट्स हैं वही इन पर लागू होती हैं। और ये हमने अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए ये सुविधा दी हुई है। वहीं जो पंजीकरण है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी है यानी कि पावती है, पोस्टिंग का प्रमाण पत्र है यानी कि पोस्टिंग का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, और जो लेट फीस के जो भी चार्जेस हैं वो सभी पर एक जैसे लगते हैं, यानी कि ये सभी जो चार्जेस हैं यानी कि पंजीकरण चार्ज, बीमित चार्ज, पावती, पोस्टिंग का प्रमाण पत्र, लेट फीस, सभी चार्जेस सभी पर एक जैसी रेट के अनुसार ही लगते हैं। वहीं जो एयर सरचार्ज और जो संयुक्त एयर मेल चार्ज है वो गंतव्य के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि अगर किसी ने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई आइटम भेजा है, चाहे अमेरिका के लिए भेजा हो, चाहे भेजा हो उसने साउथ अफ्रीका के लिए, तो इन पर जो एयर सरचार्ज है, संयुक्त एयर मेल का जो चार्ज है वो अलग अलग लगता है, और सरफेस पोस्टेज चार्ज है वो सभी कंट्रीज़ पर एक जैसा ही लगता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में है कि पोस्टेज शुल्क, विशेष शुल्क और एयर सरचार्ज को भेजने वाले को रिफंड किया जाता है जब सेवाओं को निलंबित किया जाता है। बेसिकली ये है कि इंडिया से कोई आर्टिकल जा रहा है और उन पर अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं, और उन चार्जेस के में जो सेंडर है वो पे करता है, और इंडिया ने मान लेते हैं जैसे कि अमेरिका के लिए अपनी जो सर्विसेज हैं, पोस्टेज सर्विसेज हैं यानी कि जो भारतीय डाक सेवा है, अमेरिका के लिए या कहें साउथ अफ्रीका के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जब भी वो सस्पेंड करते हैं इन चीज़ों को यानी कि डाक सेवाओं को जब भी सस्पेंड करते हैं तो उनको जो कस्टमर है उनको रिफ़ंड किया जाता है। और जो रिफ़ंड है उसमें क्या क्या रिफ़ंड किया जाता है, उसमें पोस्टेज शुल्क को, विशेष शुल्क है और जो एयर सरचार्ज है उसे रिफ़ंड कर देते हैं, और बाकी जो भी चार्जेस हैं उनको रिफ़ंड नहीं किया जाता है। अब जानते हैं कि सामान्य नियम कौन से हैं जब किसी आर्टिकल को हम लोग भेजते हैं या उसे किस तरीके से भेजना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। जब भी किसी भी लेटर पोस्ट के आइटम्स को पैक किया जाता है, लेटर पोस्ट के आइटम्स को जब भी कोई पैक करता है तो जो पैक करने वाला व्यक्ति है या जो भी कस्टमर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस आर्टिकल की पैकिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि इसके संपर्क में जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको किसी भी तरीके की नुकसान नहीं पहुँचे, यानी कि उसमें कोई नुकीला कोना नहीं निकलना चाहिए, कोई ऐसी आर्टिकल नहीं होना चाहिए जो कि उसमें से बाहर निकल के किसी भी एम्प्लॉय को चोट पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए। या जब भी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी ये डाक जाती है उस समय भी किसी अन्य आर्टिकल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, साथ के साथ उस खुद जो आर्टिकल उसको भेजा गया है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि पैकिंग से संबंधित ये जो चीज़ें हैं वो कस्टमर को याद रखनी चाहिए। अगर डाक वस्तु लिफाफे से भेजनी है तो जो लिफाफा है वो निर्धारित लिफाफे में ही भेजना चाहिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड एनवलप है उसमें ही इस आर्टिकल को भेजना चाहिए अगर कोई व्यक्ति लिफाफे से अपनी डाक भेजना चाहता है तो। वहीं अगर कोई लिफाफा ऐसा है जिसके कोने पर रंग लगे हों, यानी कि ऐसा कोई आर्टिकल है जिसके कोने पर रंग लगे हों, तो ऐसे आर्टिकल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें रिज़र्व रखा जाता है। किसके लिए? उन्हें हवाई मेल के लिए रिज़र्व रखा जाता है, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स को बाई एयर सेंड किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने डाक पर कोने पर रंग लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि मेरा जो आर्टिकल है वो हवाई माध्यम से जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कांच की नाजुक वस्तु भेजता है, यानी कि अगर कोई मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति है वो कांच का कोई सामान भेजना चाहता है, तो ऐसे जो वस्तुएं हैं या ऐसी कोई वस्तु है जो कि जल्दी से टूट सकती है, फ्रेजाइल है, नाजुक वस्तु है, तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं या ऐसे जो भी डाक है उनको या तो वो किसी एल्युमिनियम का बॉक्स ले सकते हैं या किसी धातु का बॉक्स ले सकते हैं या लकड़ी का बॉक्स ले सकते हैं या प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं। तो ऐसी डाकों को मजबूत कवर में, यानी कि डाक को मजबूत कवर में पैक करने के साथ साथ अन्य तरीके से भी पैक करना चाहिए, जिससे कि ये जो भी आइटम्स इसमें जो भी डाक रखी गई है उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और ये जो खुद जो आर्टिकल है वो किसी अन्य आर्टिकल का भी नुकसान ना करे। वहीं अगर कोई व्यक्ति
लिक्विड भेजना चाहता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को दूध भेजना हो, चाहे मान लें ऑयल भेजना हो, यानी कि कोई भी लिक्विड भेजना हो, द्रव्य कोई वस्तु भेजना है, तो उस आर्टिकल्स को यानी कि उस आइटम को किस तरीके से भेजेंगे कि इस आइटम को इस तरीके से पैक करना चाहिए कि इसमें से किसी भी प्रकार का जो लिक्विड है वो जो पैकिंग है उस पैकिंग से बाहर नहीं आना चाहिए, और ऐसी पैकिंग को किसी भी मेटल के बॉक्स में पैक कर सकते हैं या लकड़ी या प्लास्टिक में पैक कर सकते हैं, और इस तरीके से पैक करना चाहिए कि इसमें से जो भी लिक्विड है वो इस बॉक्स से बाहर नहीं आए, जिससे कि जो अन्य जितने भी आर्टिकल्स इसके साथ में रखे हुए हैं उनको नुकसान किसी भी तरीके से ना पहुंचे। और एक तरीके से पैनल एनवलप क्या है, एक स्टैंडर्ड एनवलप क्या है, यानी कि एक आदर्श लिफाफा किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। और ये जो कंडीशंस हैं इनको सिंपली याद रखना है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे समझाने लायक हो। सिंपली ये है कि एक स्टैंडर्ड एनवलप उसे कहते हैं, एक स्टैंडर्ड एनवलप उसे कहते हैं जो कि जैसे मान लेते हैं ये एनवलप है और इसमें 40 mm टॉप एज से छूटा होना चाहिए, यानी कि मान लेते हैं ये लिफाफा है और किसी को इस पर एड्रेस लिखना है तो 40 mm जगह ऊपर से ब्लैंक छोड़नी है, 15 mm की जगह छोड़नी है राइट हैंड साइड से, 15 mm की जगह छोड़नी है लेफ्ट हैंड साइड से, 15 mm की जगह छोड़नी है बॉटम साइड से, और बाकी जो भी एरिया है इसमें वो कस्टमर है वो अपना एड्रेस वगैरह लिख सकता है। यानी कि ऐसे एनवलप्स को क्या कहते हैं, ऐसे एनवलप्स को स्टैंडर्ड एनवलप या पैनल एनवलप कहते हैं। अब जानते हैं मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में, यानी कि पता लिखने से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन पोस्ट के आर्टिकल्स को भेजता है, यानी कि इंडिया से बाहर किसी भी आर्टिकल को भेजता है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि वो उस आर्टिकल पर प्राप्तकर्ता का नाम लिखे, मकान नंबर लिखे, अगर कोई मकान नंबर है तो फ्लैट नंबर भी लिख सकता है या अपार्टमेंट नंबर भी लिख सकता है अगर कोई हो तो, गली या सड़क का नाम लिखना कंपलसरी है, कॉलोनी या मोहल्ला का नाम लिखना भी कंपलसरी है, वितरण डाकघर का नाम यानी कि जहाँ पर डाक की डिलीवरी होनी है उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना कंपलसरी है, वितरण जोन संख्या या पोस्टल कोड संख्या अगर कोई उपलब्ध है तो उसे लिख सकते हैं, प्रांत राज्य या विभाग का नाम लिखना कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स के नाम होते हैं, इसी तरीके से कई कंट्रीज़ में प्रांत होते हैं, कई कंट्रीज़ में राज्य होते हैं, कई कंट्रीज़ में विभाग भी होते हैं, तो उनका नाम लिखना भी कंपलसरी है और उस देश का नाम लिखना कंपलसरी है। बेसिकली यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था कि पता लिखते समय निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं लिखनी होती है, यानी कि 3 ऑप्शंस ऐसे थे जिनको एड्रेस में शामिल किया गया था, चौथा ऑप्शन था जिसे एड्रेस में शामिल नहीं करते हैं। बेसिकली इन 3 ऑप्शंस में कोई से भी इनमें से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन उस 4th ऑप्शन में था कि उस महाद्वीप का नाम, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को अपनी डाक इंडिया में भेजनी हो, बाहर से इंडिया में भेजनी हो, तो वो हमारे महाद्वीप का नाम ना लिख करके बाकी जो भी डिटेल्स हैं जैसे कि प्राप्तकर्ता का नाम है, गली सड़क का नाम है या कॉलोनी का नाम है या वितरण डाकघर का नाम है या प्रांत यानी कि स्टेट का नाम है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन महाद्वीप का नाम लिखना कंपलसरी नहीं होता है कि महाद्वीप इंडिया किस महाद्वीप में पड़ता है, ये कंपलसरी नहीं है लिखना। तो मेथड ऑफ एड्रेसिंग में क्या क्या लिखना कंपलसरी है, तो प्राप्तकर्ता का नाम लिखना कंपलसरी है, गली सड़क कॉलोनी या मोहल्ला का नाम लिखना कंपलसरी है, वितरण डाकघर का नाम लिखना कंपलसरी है, प्रांत राज्य या विभाग का नाम लिखना कंपलसरी है और उस देश का नाम लिखना कंपलसरी है। ऑप्शनल में क्या है कि अगर कोई मकान नंबर या मकान का नाम है तो वो लिख सकते हैं, फ्लैट संख्या या अपार्टमेंट संख्या है तो वो लिख सकते हैं, वितरण जोन संख्या या पोस्टल कोड संख्या है तो वो लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल में है, कंपलसरी में नहीं होती हैं। अगर किसी टाउन का या देश का नाम लिखते हैं तो उसे बड़े अक्षरों में ही लिखा जाता है, और एड्रेस लिखते समय ये जो पॉइंट है इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से जो प्रश्न है वो तीनों पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं वो ये है कि विदेशी पोस्ट पर, फॉरेन पोस्ट पर पता लिखते समय जो एड्रेस है वो किन अक्षरों में लिखा जाता है, तो जो एड्रेस है वो रोमन अक्षरों में लिखा जाता है, और जो अंक होते हैं वो होते हैं अरबी के अंक, यानी कि जो लेटर्स हैं वो रोमन लेटर्स होते हैं और जो अंक होते हैं वो
अरेबिक होते हैं, यानी कि जो डिजिट्स होते हैं, अंक जो होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो अरेबिक के होते हैं। तो ये जो लाइन है इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पता लिखते समय जो अक्षर हैं वो रोमन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और प्रश्न ये भी पूछा गया था कि किसी भी आर्टिकल पर पता लिखते समय प्रेषक का पता कहाँ पर लिखते हैं, तो प्रेषक का जो पता है वो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला कॉर्नर है वहाँ पर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा गया था कि दाईं ओर से 70 mm और ऊपर से 40 mm की जगह किसके लिए छोड़ी जाती है, या ये प्रश्न ये पूछा गया था कि जो डाक टिकट है वो कहाँ पर चिपकाई जाती है। तो बेसिकली जो डाक टिकट है वो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पर चिपकाई जाती है, यानी कि दाईं ओर से 70 mm और ऊपर से 40 mm जगह डाक टिकट चिपकाने और अन्य कार्यों के लिए छोड़नी होती है। बेसिकली ये पूछा गया था कि डाक टिकट कहाँ चिपकाई जाती है, तो ऑप्शन में आएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर कोई पंजीकृत डाक वस्तु पोस्ट बॉक्स के लिए भेजी जाती है तो भारतीय डाक विभाग उसके वितरण, वापसी या वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बेसिकली ये कि इंडिया से कोई आर्टिकल्स किसी भी पोस्ट बॉक्स के लिए भेजा जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी पोस्ट बॉक्स के लिए कोई आर्टिकल भेजता है तो इस पोस्ट बॉक्स के लिए भेजे गए आर्टिकल के लिए भारतीय डाक विभाग किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है कि ये जो आर्टिकल है वो डिलीवर्ड होगा या नहीं होगा, डिलीवर्ड होगा नहीं होगा, या ये जो वापस है वो होगा या नहीं होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार से डाक विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। अब जानते हैं प्री पेमेंट और पोस्टेज के बारे में, यानी कि पोस्टेज का प्री पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो विदेशी डाक पर डाक बाहर का जो भुगतान है वो भारतीय डाक विभाग द्वारा कई तरीक़ों से किया जाता है और उनमें सबसे बढ़िया तरीका है वो है डाक टिकट, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स चिपका करके जो पेमेंट है उसको हम लोग कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है, फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है, एफएम की जो छाप है या इम्प्रेशन है, या पोस्टल स्टेशनरी के द्वारा अब हम लोग जो डाक बाहर है उसका भुगतान कर सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी डाक भेजनी है तो उसका जो भी चार्ज लगता है वो इन माध्यमों से कर सकते हैं। डाक टिकट लगा के कर सकते हैं, पोस्टल स्टेशनरी से कर सकते हैं, या फ्रैंकिंग मशीन की छाप या इम्प्रेशन के द्वारा भी इसका भुगतान कर सकते हैं। और बड़े शहरों में अनरजिस्टर्ड 500 पैकेट्स और छोटे शहरों में 250 पैकेट एक ही समय पर अगर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है तो उनसे पूर्व भुगतान नगद रूप में करने के लिए उसे अनुमति दी जाती है। बेसिकली प्रश्न पूछा यहाँ से जाता है कि ब्लैंक्स छोड़े जाते हैं, यानी कि ये जो लाइन है उसे पूरा एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछता है और ये जो नंबर्स हैं इनको वो छुपाता है। बेसिकली बड़े शहरों में जो गैर पंजीकृत पैकेट्स हैं उसकी संख्या 500 होनी चाहिए और जो छोटे शहरों में जो पैकेट्स की संख्या है वो 250 होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक समय में छोटे शहर में 250 पैकेट और बड़े शहर में 500 पैकेट मिनिमम अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को अगर पोस्ट करता है तो वो पूर्व भुगतान हेतु नगद रूप में कर सकता है, उसे इसके लिए अनुमति दी जाती है। पंजीकृत डाक वस्तु के लिए डाक टिकट के पूर्व भुगतान की नकदी भी कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में प्राधिकृत की गई है। बेसिकली ये कि कुछ जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उनको ऑथराइज किया गया है कि जो डाक टिकट का भुगतान है, यानी कि एक तरीके से कहें जो डाक बार का भुगतान है वो प्री पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं वो। और पंजीकृत अखबार के लिए डाक टिकट के पूर्व भुगतान हेतु भी नकदी स्वीकार करने की अनुमति भी दी गई है, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए भी प्री पेमेंट कैश में करने की जो अनुमति है वो दी गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अखबारी पैकेट पर, यानी कि जो न्यूज़पेपर के जो पैकेट्स हैं, बंडल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो बंडल्स होते हैं उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीकरण संख्या है, उसका लिखना अनिवार्य होता है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट में है कि जिन पोस्ट कार्ड पर पोस्टेज स्टैम्प्स या फ्रैंकिंग मशीन की छाप पते वाले भाग के पीछे की ओर होंगे उन्हें बिना भुगतान वाला आर्टिकल माना जाएगा। बेसिकली प्रश्न
ये पूछा जाता है कि ऐसा कोई पोस्ट कार्ड है, यानी कि बेसिकली ये पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड है और इस पोस्ट कार्ड का जो पीछे वाला जो हिस्सा है उस पर कोई व्यक्ति पोस्टेज स्टैम्प्स को चिपकाता है, यानी कि डाक टिकटों को चिपका देता है, या फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है या इम्प्रेशन है उसे वो लगवाता है। तो ऐसे आर्टिकल्स को अनपेड आर्टिकल्स माना जाएगा, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स को बिना किसी भुगतान वाला आर्टिकल माना जाएगा। बेसिकली प्रश्न पूछता है वो इस जो पॉइंट है इसको वो देता है पूरा स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चन पूछता है और इस वाले जो जगह है, यानी कि ये जो जगह है बिना भुगतान वाली, यानी कि ये पूछता है कि उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो ऑप्शंस में देगा आपसे, उसे पेड के रूप में ट्रीट करेंगे या अनपेड के रूप में ट्रीट करेंगे, या ऐसे आर्टिकल्स को पर जो भी कमी है यानी कि जितना भी चार्ज लगना है उसका दोगुना चार्ज लेंगे, या सिंगल डिफिशियंसी के बराबर चार्ज लेते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस चूज़ करना है। अनपेड माना जाता है ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे आर्टिकल्स को बिना भुगतान वाले आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर सर्किल ने पूछा था लास्ट ईयर में कि पोर्ट पाई, यानी कि एक इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होता है पोर्ट पाई। बेसिकली ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पोर्ट पाई नहीं होता है, हम लोग इंग्लिश में इसे पोर्ट पाई बोलते हैं। बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पोर्ट पाई नहीं होता है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। बेसिकली आपसे ये पूछता है वो कि पोर्ट पाई का दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर किसी आर्टिकल पर ये जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो भी पोस्टेज है, जो भी उसका पोस्टेज चार्ज है वो ऑलरेडी पेड किया हुआ है, यानी कि पोस्टेज पेड माना जाता है। किसी भी आर्टिकल पर अगर लिखा हुआ है पोर्ट पाई, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ऐसे आर्टिकल्स को पोस्टेज पेड के रूप में माना जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है पोस्टेज पेड। पोस्टेज स्टैम्प्स या फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो दाएं हाथ पर ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। बेसिकली ये कि ये जो आर्टिकल है इस पर अगर किसी को फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगवानी है, इम्प्रेशन लेने हैं, छाप लेनी है, उसका पेमेंट करना है, या पोस्टेज स्टैम्प्स चिपका करके डाक बार का पेमेंट करना है, तो ये जो छाप है या जो पोस्टेज स्टैम्प्स है वो टॉप हैंड पर, यानी कि राइट हैंड साइड में जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि एक तरीके से ये जो आर्टिकल है उसका जो टॉप हैंड साइड का ये वाला जो हिस्सा है, एक तरीके से यहाँ पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगा सकते हैं या पोस्टेज स्टैम्प्स की छाप है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें बोर्ड शिप्स पर पोस्ट किया जाता है उन्हें किस तरीके से करते हैं इस बारे में जानते हैं। अगर कोई शिप या ऐसा कोई जहाज जो कि भारतीय पोर्ट पर रुका है, यानी कि इंडिया के पोर्ट पर अगर कोई जहाज रुका हुआ है, तो उस दौरान डाक वस्तु पर भारतीय पोस्टेज स्टैम्प्स की स्टाम्प लगा करके, भारतीय पोस्ट स्टैम्प्स ही लगा करके पोस्ट करना चाहिए। बेसिकली ये कि ये मान लेते हैं इंडिया है और इंडिया के इस पोर्ट पर, यानी कि इंडिया के इस वाले पोर्ट पर कोई जहाज आकर के खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो इस दौरान जो भी डाक वस्तुएं हैं उन पर जो स्टैम्प्स है वो भारतीय पोस्ट स्टैम्प्स ही लगाई जाती है। इसके अलावा जो डाक वस्तु पोस्ट करते समय जिस देश का शिप होगा या जहाज होगा या जो डाक पेटी होगी उस पर उस देश की पोस्टेज स्टैम्प्स लगा करके ही पोस्ट करना चाहिए। बेसिकली ये कि अगर इंडिया के पोर्ट पर अगर कोई शिप रखा हुआ है तो उस पर जो स्टैम्प्स लगती है वो लगती है भारतीय पोस्टेज स्टैम्प्स, और अन्य मामलों में जिस देश का जहाज होगा या जिस देश की डाक पेटी होगी उस देश की ही पोस्टेज स्टैम्प्स लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जानते हैं कि डिलीवरी इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के बारे में। डिलीवरी इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में जानते हैं कि मान लेते हैं कि इंडिया से कोई आर्टिकल मान लेते हैं अमेरिका में भेजा जाता है, तो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कौन सी है इस आर्टिकल के लिए, वो है अमेरिका। और कंट्री ऑफ पोस्टिंग कौन सी है, यानी किस देश से जब पोस्ट किया गया था, वो है इंडिया। यानी कि इंडिया से किसी डाक को जब अमेरिका के लिए पोस्ट किया जाता है तो अमेरिका को मानेंगे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। अगर कोई आर्टिकल इंडिया से जा कर के अमेरिका पहुंचता है तो उस देश में इस आर्टिकल को किस तरीके से लौटेगा या किस तरीके से वहाँ पर ये डाक डिलीवर्ड होगी या किस तरीके से ये अनडिलीवर्ड होगी, ये सभी जो भी मामले हैं
यानी कि ये जितने भी इस संबंध में जितने भी रूल्स होंगे वो अमेरिका के रूल्स फॉलो होंगे इस आर्टिकल पर। मान लेते हैं कि इंडिया से एक रजिस्टर्ड लेटर, एक पंजीकृत पत्र जाता है अमेरिका में, और इस पत्र का क्या होगा अमेरिका में, इससे संबंधित जो भी नियम है वो अमेरिका वाले लागू होंगे। मान लेते हैं कि इस आर्टिकल को दिए गए पते पर वितरण होना है तो अमेरिका के रूल्स के हिसाब से ही वितरण होंगे, या इस आर्टिकल को लौटाना है तो भी अमेरिका के रूल्स ही लागू होंगे, और ये अवितरित भी होगा तो उस केस में भी इस पर जो रूल्स हैं वो अमेरिका वाले ही लागू होंगे। इसमें भारतीय डाक विभाग की किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है और इंडिया के रूल्स अमेरिका पर इस लेटर पर लागू नहीं होते, इस पर अमेरिका के ही रूल्स लागू होंगे। अगर इस आर्टिकल को अवितरित किया जाता है तो इस अवितरित डाक को कितने समय के बाद लौटाया जाएगा, इस संबंध में भी जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अमेरिका के ही लागू होंगे। बेसिकली ये है कि इंडिया से अगर कोई आर्टिकल्स बाहर के लिए जाता है, फॉरेन कंट्री के लिए जाता है, तो उस पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस देश के ही लागू होते हैं, ना कि इंडिया के, और इसमें भारतीय डाक विभाग की किसी भी प्रकार से कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट जानते हैं विड्रॉल फ्रॉम द पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। बेसिकली ये कि मैंने कोई डाक इंडिया से भेजी है अमेरिका के लिए, मुझे ये वापस मंगवानी हो या मुझे इस आर्टिकल के एड्रेस में किसी भी प्रकार से चेंज करना हो, नाम पते में किसी भी तरीके से चेंज करना हो, तो उस संबंध में क्या रूल्स हैं उसको अब हम लोग जानते हैं। तो भारत से जितनी भी डाकें हैं जो कि फॉरेन पोस्ट के रूप में भेजी जाती हैं, उनको वितरण से पहले ही हम लोग मंगवा सकते हैं। बेसिकली ये है कि इंडिया से कोई डाक भेजी गई, कहाँ के लिए, इंडिया से कोई डाक भेजी जाती है, मान लेता हूँ मैं अमेरिका के लिए कोई डाक भेजी गई। अगर इंडिया से कोई डाक अमेरिका पहुँचने से पहले ही मान लेता हूँ ये यहाँ पर है ये आर्टिकल, तो इसके वितरण होने से पहले ही, इस आर्टिकल के वितरण होने से पहले ही हम इस आर्टिकल को वापस इंडिया में मंगवा सकते हैं और इसके पते में भी सुधार करवा सकते हैं। और इस संबंध में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस तरीके से है कि एक परफॉर्मा होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है, उसको कस्टमर को भरना होता है और भर करके जमा कराना होता है। मान लेता हूँ कि मुझे इंडिया से एक आर्टिकल अमेरिका के लिए भेजना था और इसकी जो डिलीवरी है वो अभी तक नहीं हो पाई है, किसी भी तरीके से वो जिसको भेजा था वहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो इसको मैं अगर मंगवाना चाहता हूँ तो मुझे एक एप्लीकेशन भरनी होगी, एक फॉर्म भरना होगा, और उस फॉर्म को भरने के बाद में उसे संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होगा। और इसके एड्रेस में भी अगर मुझे चेंज करवाना है तो सेम प्रोसीजर मुझे वहाँ फॉलो करना होगा। जनरली क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो किस माध्यम से भेजे जाते हैं, वो भेजे जाते हैं सरफेस के माध्यम से। बेसिकली ये है कि मुझे एक आर्टिकल को जो कि इंडिया से बुक हुआ है फॉरेन पोस्ट के लिए, इसे वापस मंगवाना है, तो इसके लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे बाई सरफेस भेजा जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस एप्लीकेशन को भेजने वाले को, यानी कि जो भी कस्टमर था जिसने भी इसको भेजा था आर्टिकल को, अगर वो चाहता है कि मेरी इस एप्लीकेशन फॉर्म को बाई सरफेस ना भेज करके, सरफेस के माध्यम से ना भेज करके, सतही माध्यम से ना भेज करके इसे हवाई माध्यम से भेजा जाए, एयर मेल के माध्यम से भेजा जाए, बाई एयर भेजा जाए या टेलीग्राफ के माध्यम से भेजा जाए, तो इस संबंध में जितना भी शुल्क होगा वो उस कस्टमर को पोस्ट ऑफिस को देना होगा। यानी कि एयर मेल का जो भी चार्जेस होगा या टेलीग्राफ का जो भी चार्जेस होगा, इस संबंध में कस्टमर को पोस्ट ऑफिस के लिए अदा करना होगा, पेमेंट करना ही होगा। और इसी के साथ हम लोगों ने पीओ गाइड पार्ट 2 का जो सेक्शन नंबर 2 है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आप लोगों को टॉपिक भी समझ में आया होगा। इस संबंध में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं उसे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।